नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज बिहार में पहले चरण के मतदान का कार्य संपन्न हुआ। कुल 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लगभग 45,000 मतदान केंद्रों पर जो मतदान हुआ, उसमें चुनाव आयोग के आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 64.5% यानी 64.46% मतदान हुए हैं। यद्यपि चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया उसके हिसाब से लगभग 3400 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से अभी आंकड़े नहीं आए हैं और कहीं पर मतदान अभी चल भी रहा है, क्योंकि जो नियम है उसके हिसाब से मतदान की जो अवधि है उस के अंदर अगर वोटर्स आ जाते हैं तो सबको एक घेरे में ले लिया जाता है, उनको एक स्लिप दे दिया जाता है और जब तक उनका मतदान नहीं होगा तब तक वो मतदान चलता रहेगा। तो मेरी समझ ये कहती है कि ये वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 66 to 67% के आसपास जा सकता है, 66 से 67% जा सकता है। और अभी हाल के कुछ चुनावों में जो बिहार में मतदान के प्रति उदासीनता आई थी, उसके दृष्टिकोण से यह अति उत्साहजनक ट्रेंड है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी है कि लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करने आ रहे हैं। मैंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया और उसी वक्त एक अपील भी जारी किया था। बहरहाल जो आरंभिक आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प है। पहला ये कि महिलाओं की संख्या जो मतदान केंद्रों पर देखी गई वो वोट प्रतिशत में भी तब्दील हुआ, यानी बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके वोट दी हैं। युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी अच्छे खासे संख्या में टर्नआउट उनका हुआ है। और सुखद बात यह रही कि एकाध दो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन या छोटी मोटी झड़प को छोड़ दीजिए 2 जगहों पर, तो मतदान बिल्कुल पीसफुल रहा, वायलेंस फ्री रहा और इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डेपुटेशन किया गया था। वो एक मजबूत कारण होता है, अदर दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, चूँकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जब कैंपस में रहता है बूथ पर तो फिर वो किसी की हिम्मत नहीं होती है। चुनाव आयोग ने जो अरेंजमेंट किए थे वो भी बाय एंड लार्ज अच्छे थे। कुछ मतदान केंद्रों पर तो मैंने भी जा करके देखा है। आइए थोड़ा बात करते हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसके क्या मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं। इसके मेरे हिसाब से 3 महत्वपूर्ण मायने हैं। ये एक सेट ट्रेंड है और एक सेट पैटर्न है कि यदि किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में या किसी मतदान में वोटिंग परसेंटेज बहुत बम्पर होता है, यानी ज़्यादा लोग घरों से निकलकर वोट डालते हैं, तो ये परिवर्तन की ओर इशारा करता है। यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहीं बहुत स्ट्रांग होता है, एंटी इनकम्बेंसी का वेव जहां स्ट्रांग होता है वहां देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। और इस बार भी अन्य ट्रेंड को कायम रखते हुए शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहा। जैसे पटना शहरी क्षेत्र में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम है। जैसे पटना शहर में कुम्हरार और बांकीपुर और दीघा का कुछ इलाका है, इसमें वोटिंग परसेंटेज उतने अच्छे नहीं थे जितना बिहार के अन्य जिलों में या अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे हैं। तो पहला कारण तो यह है कि यह एक एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ बदलाव की ओर एक इशारा करता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि चुनाव में बदलाव की बयार जब बहती है, यानी सरकार के विरुद्ध जो एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट रहता है, तो वो वोटिंग परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कारण मतदान में प्रतिशत बढ़ने का श्रेय महिलाओं को जाता है। चाहे वो 400 से 1100 रुपये पेंशन बढ़ाना हुआ या फिर 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना के तहत जो नीतीश कुमार ने ट्रांसफ़र किया वो एक कारण है, या फिर जो नीतीश कुमार क्षमा कीजिएगा तेजस्वी ने जो वादा किया कि हर घर हम नौकरी देंगे, तो इसको लेकर के महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा गया। और अब चुनाव के प्रचार के क्रम में भी आपने देखा कि महिलाएं बड़ी
बड़ी संख्या में निकलकर और सामने आ रही। इनफैक्ट एक लोकगीत वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बड़ा वायरल हुआ, जहाँ की महिलाएं स्थानीय भाषा मगही में लोकगीत गा करके और वो अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रही थी। तो वो लोकगीत हम आपको सुना देते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी वो शब्द हम गौण कर देते हैं, एक शब्द बदल देते हैं। लोकगीत, ऐसे लोकगीत वहाँ पर शादी विवाह में गाए जाते हैं। तो वो गाना लोकगीत कुछ ऐसा है, स्थानीय महिलाएं गा रही थी झुंड बना बना करके, वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर वायरल भी है। कीन देवो सोने के नथिनिया गे, दीदी जीते दे इलेक्शनिया। इलेक्शनिया नहीं बोला था, किसी पार्टी का नाम बोला, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब ट्रेंड है, ये अच्छा शुभ संकेत है कि महिला बहुत बड़ी मात्रा में निकली है, तो वो पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाया। तो ये दूसरा कारण है, यानी तेजस्वी का नौकरी का वादा, पेंशन देने का माई बहन सम्मान योजना, नीतीश कुमार का 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना और पेंशन में बढ़ोतरी, ये एक दूसरा कारण है जो महिलाओं की संख्या को बढ़ाता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक जो और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, रदर सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है प्रशांत किशोर का पूरा जनसुराज का अभियान, और जो उन्होंने एक ज़बरदस्त नैरेटिव क्रिएट किया कि जो बेरोजगार युवा बिहार से पलायन करके गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर्स या माइग्रेंट स्किल्ड वर्कर्स, जो भी कह लीजिए, उन्होंने बार बार यही कहा कि इस बार छठ में जो लोग आएंगे और अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा। जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो करीब करीब 1 से सवा करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स छठ के समय आए, और करीब 70 से 80 लाख के आसपास बताया जा रहा है कि वो चुनाव के लिए रुके हैं। तो उसमें आधा निश्चित रूप से इस फेज में भी दिए होंगे। तो तकरीबन मेरा अनुमान है कि करीब करीब 40 से 45 लाख ये युवा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस बार जो यंग वोटर्स था उसका उत्साह मतदान में तो दिखा ही, अपितु वो जो एग्जिस्टिंग सिटिंग एमएलएज थे, चाहे वो मिनिस्टर हो या कुछ और हो, ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल के, उसके साथ बहुत जबरदस्त माने बुरा बर्ताव हुआ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। उसको उसका बहिष्कार हुआ, उसके साथ गाली गलौज, कुछ मारपीट की भी घटनाएं हुई। उसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, बीजेपी का एक रामचंद्र शाह है, कुछ माले के भी उम्मीदवार के साथ हुआ, एक गायघाट में आरजेडी के उम्मीदवार के साथ हुआ, धक्का मुक्की की शिकायतें दरभंगा के सिटिंग बीजेपी के एमएलए के साथ भी हुआ। तो ये जो ट्रेंड था, ये युवाओं में सरकार को लेकर के आक्रोश था, खास करके वो जो माइग्रेशन कर जाते हैं। इस बीच में चुनाव में जो हम भी एक्सटेंसिवली जो टूर किए, तो अक्सर ओला या रैपिडो हायर करके हम लोग घूमते थे, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। तो अक्सर उन लड़कों से बात होती थी जो ड्राइवर रहता था, तो वो लड़के हमेशा इस बात को ज़रूर बताते थे। इनफैक्ट आज ही हम वोट देने के लिए गए तो ओला बुक करके जाना पड़ा, जो कि मेरा थोड़ा पोलिंग स्टेशन थोड़ा सा दूर था। तो जो ड्राइवर था वो ये कहने लगा कि सर किसको वोट दे रहे हैं। तो हमने कहा कि वोट तो दे रहे हैं हम लोग का जो अपना भाषा है प्रजातंत्र के लिए। बोला वो सब कुछ ठीक है सर, लेकिन हम इसके पहले टैक्सी चलाते थे मुंबई में, उसके बाद फिर वहाँ से गाली गलौज किया, बड़ा बेइज्जत किया, थाने चले गए, वहाँ भी बेइज्जत किया, फिर पूना गए, वहाँ भी बेइज्जत होते थे। तो इस बार आए हैं और यहीं पर हम ओला चला रहे हैं, और इस सरकार से हम लोग बहुत खफा हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज आ जाए, क्योंकि वो कहता है कि वो हम लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराएगा। तो ये युवाओं में जो पलायन का दर्द है, और इस बार छठ पर्व में जो लोग आए हैं, रुके हैं, और जो ट्रेनों में उन्होंने जलालत झेली है, उसका गुस्सा भी इस बार
मतदान के प्रतिशत में वो परिलक्षित हुआ है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं चुनाव का प्रतिशत बढ़ने का। मेरे समझ से चुनाव का प्रतिशत लगभग 67 to 68% तक भी जा सकता है। और जो पहले चरण का मतदान हुआ है 121 विधानसभा क्षेत्रों में, वैसे तो टीवी स्टूडियो में और सारे पोस्टर अपने अपने प्रतिबद्धता और उनको जो फीस मिला है उसके हिसाब से बात करेंगे, लेकिन ये जो 121 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ है ये सरकार की नींद जरूर उड़ा देगा, ये तो तय है। एक और मज़ेदार दिलचस्प बात है, कोइंसिडेंस है, उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2020 का चुनाव अगर आप देखिएगा तो उसमें फर्स्ट फेजेस के जो चुनाव हुए थे उसमें सरकार के विरुद्ध बहुत मतदान हुआ और वो रिजल्ट्स में भी परिलक्षित हुआ। तो उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने बहुत स्ट्रांग रणनीति बनाई, यानी जो सत्तारूढ़ दल है उसने रणनीति बनाई और उसका काम भी हुआ। कुछ जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करने की भी शिकायतें मिली। जैसे मुझको एक स्पेसिफिक शिकायत मिला था खगड़िया से, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर चंदन यादव खड़ा थे। तो जो टाउन का थाना प्रभारी है कोई धनंजय सिंह करके, उसकी बड़ी शिकायत हम अपने स्रोत से भी पता किए तो मालूम हुआ कि उसकी बड़ी शिकायत मिल रही थी। वो 2-3 दिन से उस कैंडिडेट को या उनके समर्थक को परेशान कर रहा था। एक गांव है वहाँ ठट्ठा एक पर्टिकुलर जात का गांव है जो माना जाता है समर्थित है, वो महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ ज़्यादा हैं। वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने बहुत मारपीट की, वोट नहीं देने दिया। जब हम अपने स्रोत से भी उसको वेरीफाई किए तो पता चला। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सेकेंड फेज है उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी बनने की तैयारी मेरी जानकारी में ये शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में उनके जो चहेते IAS अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, कुछ बाहर जो इस स्टेट के बाहर अपनी सेवा दे रहे हैं, दूसरे स्टेट कैडर के IAS ऑफिसर्स हैं जो नीतीश कुमार से प्रतिबद्धता रखते हैं, उन लोगों को खास तौर पर बुलाया गया है। और सेकेंड फेज में कैसे उसको किया जा सकता है उस पर बात हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, काउंटिंग में ये लोग फिर से 2020 वाला रणनीति कैसे अपनाए, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल देखने लायक है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है। नमस्कार।